और कन्वेक्शन में अंतर ये है कि एक में मीडियम पार्टिकल नहीं हिलता, वो कंडक्शन है, जिसमें हिल जाते हैं लेकर एनर्जी को जाते हैं, वो कन्वेक्शन होता है। एंड रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है। हम पढ़ रहे थे कंडक्शन यानी कि रॉड वाली बातें अपन कर रहे थे। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मान लो कि एक हॉट बॉडी है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक कोल्ड बॉडी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप एक रॉड को उनसे जोड़ दो तो क्या हीट ट्रेवल करेगी? अच्छा, हीट समझदार है, उसे फिजिक्स आती है। हीट समझदार है, उसे फिजिक्स आती है। अब समझो, क्या हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अभी जो नीचे लिखा है आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टडी स्टेट यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट सीन हीट फ्लो डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इन बातों को समझने के लिए दिमाग चाहिए, समझे अच्छे से। एक बात समझो कि जो रॉड है, मुझे एक बात बताओ, रॉड होता क्या है समझना पहले अच्छे से। ये जो रॉड है, ऐसे समझो रॉड का इधर वाला टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री, और इधर वाला कितना है, 100 या 200 जो भी है। ठीक, इसे टी हायर बोल लो, इसे टी लोअर बोल लो। अब एनर्जी इधर से इधर जा रही है। अगर तुम मेरे को ये बोलो इधर लेफ्ट हैंड साइड का टेम्परेचर 200 है, इधर का 50 है, रॉड का कितना है? मान लो ये टी रूम है, टी रूम टेम्परेचर टी नॉट। सपोज करो ऐसे एग्जांपल ले लो 25 डिग्री। अब लॉजिकली समझो रॉड का कितना टेम्परेचर है, सोच के देखो भाई। रॉड के जो राइट में चीज है वो 50 डिग्री पर है, जो लेफ्ट में चीज है वो 200 डिग्री पर है। जहां रॉड रखी हुई है उस कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री है। ऐसा हो सकता है, तो रॉड का कितना है? रॉड का क्या टेम्परेचर है बताओ आप मेरे को, रॉड का क्या टेम्परेचर है? अरे हाँ, मतलब बिल्कुल ये सिचुएशन तब की बात कर रहा हूं मैं जब रॉड को जोड़ दिया गया और जो भी रॉड में उथल पुथल होनी थी वो हो चुकी। When rod is in a steady state, मतलब जो भी उसमें उथल पुथल होनी थी, किसी जगह टेम्परेचर बढ़ना था, किसी का घटना था, जो होना था वो सब हो चुका। अब सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रही है। ये तब की बात हो रही है, उससे पहले की बात बाद में करेंगे। अच्छा, अब मन में सवाल आया ना सर रॉड का क्या टेम्परेचर? एक बात लॉजिकली सोचो कि अगर मान लो रॉड में दो हिस्से कर लू मैं, ये T1 और T2, अगर T1 और T2 बराबर हो जाए तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सोच के देख, अगर रॉड के दो जो हिस्से अगर उनका टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट क्यों ट्रांसफर होगी? हीट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हाँ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। क्यों मेरे मुंह से पोटेंशियल हायर पोटेंशियल और पोटेंशियल निकला? याद करो करंट में भी ऐसा ही होगा। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दोनों की एनालॉजी भी करके बताऊंगा अच्छे से, पहले इस बात को समझो। यानी कि अगर सोच के देखो रॉड से कंटिन्यूस हीट इधर से इधर जानी है तो इधर वाले पार्टिकल्स की ताकत हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो एनर्जी देते रहेंगे। फिर उसकी इनसे कम, फिर पास वाले की और कम, फिर ऐसे कम 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 कम, पर ये वाले हमेशा सबसे तेज, यस, फिर उससे पास वाला थोड़ा कम। और हाँ, यानी कि सोच के देखो तो ये लेफ्ट वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा हिल रहा होगा, फिर ये थोड़ा कम, फिर ये थोड़ा और कम। अरे हाँ ना बोलो भाई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, यानी कि इस एंड का टेम्परेचर 200, इसका 50। अगर हीट कंटिन्यूसली फ्लो करते जानी है, अरे हाँ, तो T1 T2 से बड़ा होना चाहिए। हर जगह कोई भी दो ले लो आप बोलो सर यहाँ पे T3 ले लो, ये T4 ले लो, तो पता है T3 बड़ा होगा किससे? T4 से। जो भी लेफ्ट पर है यानी कि द एंड विच इज क्लोजर टू हायर टेम्परेचर हैव हायर टेम्परेचर देन द एंड विच इज क्लोजर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसा होना आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हीट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। हाँ सर, ये बात तो समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है। अब क्या करें सर? तो समझो, यानी कि इफ वी रियली वांट दैट
कि टेम्परेचर ऐसा हो, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान समझो तो इधर से इधर जाने में टेम्परेचर घटता है। हाँ, बिल्कुल सही। हो हो। अब पहले समझो, अगर रॉड जब जोड़ी थी ऐसे, जस्ट एट टी इक्वल टू 0, रॉड को ऐसे जोड़ा, क्या रॉड का टेम्परेचर टी नॉट है? जब रॉड को जस्ट जोड़ा तो रॉड का टेम्परेचर भी वही है जो सराउंडिंग का है, यानी कि टी नॉट। पर अगर रॉड बखूबी चाहती है कि मैं यहां से यहां हीट फ्लो कराऊं, तो उसे पता है कि मुझे अपनी हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग करना पड़ेगा। तो सोचो, अगर मान लो यहां का टेम्परेचर होना है 120 डिग्री, यहां का होना है 80 डिग्री, तो यहां का एरिया अलग एनर्जी कंज्यूम करेगा 25 डिग्री से 80 डिग्री होने पे, यहां से 25 से 120 डिग्री होने का। ये कंडीशन है यहां से लेकर यहां तक की बिफोर स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब जो भी पहले तो क्या जो भी रॉड का क्या रॉड का टेम्परेचर हर जगह सेम है कि अलग अलग? अलग, अगर हीट को फ्लो होना है तो ये बात समझ में आनी चाहिए। जो भी रॉड अपना टेम्परेचर रखना चाहती है हर जगह अलग अलग, उस लेवल तक जब तक अपन नहीं पहुंचते उसे कहते हैं बिफोर स्टडी स्टेट। इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी आगे बताऊंगा। अभी जो भी बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, आफ्टर स्टडी स्टेट, आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसे कहते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब रॉड जो भी अपना टेम्परेचर हर जगह का अचीव करना है। क्या रॉड है सेम टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट? नो। क्या इन स्टडी स्टेट इट हैज अ डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट पॉइंट? यस, अदरवाइज हीट ट्रांसफर विल नॉट बी पॉसिबल। तो जो भी वो अचीव करना चाहती है, कौन? रॉड, वो जब अचीव कर लेती है उसे कहते हैं स्टडी स्टेट। हमारे लिए 99.9% सवाल, हमारे लिए 99.9% सवाल, इनफैक्ट 100% सवाल स्टडी स्टेट से आएंगे। फिर भी मैं आपको बिफोर स्टडी स्टेट थोड़ा सा समझाऊंगा, परेशान मत हो। पर हाँ, स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट of the rod will be different, because if it will not be different, then heat flow will not be possible. Okay. हाँ, अब इस बात का समझ में आया। यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट समझते हो? कंफ्यूज मत होना। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब समझें। मान लो कि रॉड है, ओके, मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है, और ये दूरी डेल्टा L है। तो क्या T2 माइनस या T1 माइनस T2 बाई डेल्टा L, या T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा L इज टेम्परेचर gradient. Basically, variation of temperature with distance is known as temperature gradient. तो temperature gradient को कंफ्यूज मत हो, इसे dt by dx भी लिख सकते हैं। तो छोटा सा ले लो ऐसे कि x पे जाके dx एलिमेंट लो, यहाँ पे टेम्परेचर T, तो यहाँ पे क्या बहुत छोटा चेंज हुआ, d प्लस dt, तो dt by dx क्या कहलाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट। बेसिकली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस। क्या ये क्यूज को यहां लाना जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि रॉड में अगर कंटिन्यूअसली हीट फ्लो होनी है, तो रॉड में अगर कंटिन्यूअसली हीट फ्लो होनी है तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, वरना ऐसा होना संभव नहीं है। क्या कुछ कुछ बात टेम्परेचर ग्रेडियंट कहानी समझ आई? अभी जितना समझ आया उसे लिख लो, फिर आगे धीरे धीरे बताता जाऊंगा, समझ आता जाएगा। ओके सर, ये समझ में आया कि सर रॉड लगाओगे ना, तो अगर हीट अगर फ्लो होनी है हायर से लोअर, तो रॉड के हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। और जो एंड जो जो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वो साइड
जो कि हाई टेम्परेचर की तरफ है उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा जो लोअर साइड है, वरना हीट फ्लो नहीं होगी, वरना हीट फ्लो नहीं होगी। रहता जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे बोलो भाई। हाँ सर, इसे उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट का बेसिक मतलब समझ में आया? हाँ, हीट फ्लोज डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अभी आएगा, ये तो लॉजिकली समझ में आता है। मान लीजिए 200 डिग्री है, इधर 50 डिग्री है, दो रॉड लगा दो, एक आयरन की एक वुड की, सोच के देखो किसमें हीट जल्दी ली जाएगी? बोलो बोलो, कॉमन सेंस बोलो, आयरन में। तो सेम रॉड ले लूं, सेम एरिया ले लूं, सब कुछ सेम ले लूं, लेंथ सेम ले लूं, टेम्परेचर डिफरेंस सेम ले लूं, फिर भी किसमें ज्यादा जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर होगी? आयरन में। क्या ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है? यही उसने बोला कि हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो वही बात वो लिखी हुई है, इसलिए जो भी लिखा है ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो अब देख, जब हीट अपनी स्टडी स्टेट में आ चुकी है, मतलब जो उसको अचीव करना था कर चुकी है, तो क्या हम जानते हैं T1 बड़ा होगा T2 से? पर एक बात समझे कि ये जो, अगर मैं रॉड का एक क्रॉस सेक्शन लूं, इस पूरे, ये क्रॉस सेक्शन है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर T1 है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, पर अगर ये क्रॉस सेक्शन एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग है, इसका अलग है, इन्हें बोलते हैं आइसोथर्मल सर्फेसेस। ये जो सर्फेसेस बनी ना, इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन आया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर तो सेम है, तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर इस सरफेस का सेम है, पूरी रॉड का सेम नहीं बोल रहा हूं। अगर रॉड को किसी एक जगह से ऐसे काट लो तो एक सरफेस बनेगी ना, उस सरफेस का टेम्परेचर सेम है, उन्हें बोलेंगे आइसोथर्मल सरफेसेस। क्या मतलब समझ आया है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बात समझ तो आई सर, अच्छा भी लगा सर, बढ़िया भी लगा। Such cross-sectional area is called isothermal surfaces. At a steady state, the temperature of a cross-section is same. स्टडी स्टेट मतलब जो रॉड को अचीव करना था वो कर चुकी, हीट फ्लो कराने के लिए। ओके ओके, बात समझ आई सर, ठीक है। अब सुन, अब अपन एक चीज डिफाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं अपन हीट करंट। ये पता है आपको, करंट की याद दिलाएगी अगर आपने पढ़ा है तो। याद कर, हीट करंट मतलब एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि dq बाई dt। dq बाई dt एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड, इसे डिनोट करते हैं IH। ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में कितनी एनर्जी पहुंच रही है उसे कहते हैं हीट करंट। एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज हीट करंट, इज नोन एज हीट करंट। ओके, अब अपन एक बात समझते हैं कि ये हीट करंट कब ज्यादा होगा। सोच के देखो, खुद सोचो, हीट करंट एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड, सोचो क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा? सोच के देखो, सोच के देखना, ये TH और ये TL, क्या T हायर माइनस T लोअर यानी कि डेल्टा T। सोच, रॉड सेम है, सब कुछ सेम है, सोच के देख, एक तरफ टेम्परेचर 0 डिग्री, एक तरफ टेम्परेचर 10 डिग्री, बाकी सिचुएशन सेम है, एक तरफ 0 डिग्री, एक तरफ 1000 डिग्री, बोल हीट किस में जल्दी पहुंचेगी? चलिए किस में आएगी? एक सेकंड में, जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। लॉजिकल है, यानी कि क्या हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट? टी हायर माइनस टी लोअर। ओके सर, हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा होगा चेंज, पहले तो हीट करंट बोल रहा हूं मैं, हीट नहीं बोल रहा हूं। हीट करंट मतलब एनर्जी पर सेकेंड, यानी कि dq बाई dt।
is directly proportional to delta t, is directly proportional to delta t. ओके, अब एक और बात सोच लॉजिकली, मान लो ये लेंथ L है और ये एरिया A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। खुद सोचना लॉजिकली, सोच, अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, मोटा पाइप ले लो, एनर्जी ज्यादा जाएगी कम? बोल, एक सेकंड में एनर्जी ज्यादा जाएगी कम? सोच के बोल, लॉजिकली, लॉजिकल बात बता रहा हूं, फॉर्मूला खुद तेरे को समझ में आएगा। बोल बोल। सर, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हीट, यानी कि हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा होगा एरिया उतना ज्यादा होगा हीट करंट। और हाँ सर, अब सोच, लेंथ ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी कम? सोच के बोल, रॉड की लेंथ ज्यादा कर दो, पहले 10 मीटर थी या 1 मीटर थी, अब अपन ने 1000 किलोमीटर 1 किलोमीटर कर ली, बोल हीट ज्यादा पहुंचेगी कम? बोल, ज्यादा पहुंचेगी कम? लॉजिकली सोच, ज्यादा की कम? बोल भाई, लॉजिकली सोच, ज्यादा की कम? अरे बोलो भाई, ज्यादा की कम? सर कम, तो यही बोला गया, हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ में आई सर? ठीक है सर। I is directly proportional to delta T, I is directly proportional to A, I is directly proportional to 1/L। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात हमको समझ आती है। अब क्या करें? अब देखो, जो रियल फॉर्मूला आया, ध्यान समझो, IH इसके भी प्रोपोर्शनल, इसके भी प्रोपोर्शनल, इसके भी प्रोपोर्शनल, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए, इक्वल जब करो उसे बोलते हैं K A डेल्टा T/L। हाँ, K क्या है? अरे K क्या है? K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्यों ये आना जरूरी है समझें? डेल्टा T सेम हो, एरिया सेम हो, L सेम हो, पर एक रॉड आयरन की हो और एक वुड की हो, क्या हीट करंट अलग अलग होगा? वो अंतर लाएगा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिसको K से डिनोट करते हैं, जो मटेरियल के डिफरेंस को क्रिएट करता है। तो एरिया पे डिपेंड करेगा, एल पे भी करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पे भी करेगा और मटेरियल पे भी करेगा। तो मटेरियल के डायमेंशन पे भी डिपेंड करके देख, ए और एल, अरे हाँ, मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करिए, अरे हाँ, और कितनी ताकत है हायर और लोअर में डिफरेंस की, उस पर भी डिपेंड करिए। IH इक्वल टू KA डेल्टा T/L। IH इज व्हाट? हीट करंट। अच्छा, कभी कभी इसको, कभी कभी नहीं, इसको एक्यूरेट करने के लिए अगर अपन ऐसा समझें कि मैं इसको छोटे से एरिया में ही लगाना चाहता हूं, जैसे x पे जाके ये dx, ये t और ये t प्लस dt। ध्यान से देखो, तो अगर आप हीट इधर से इधर जा रही है तो t प्लस dt में dt नेगेटिव होगा। अरे हाँ ना बोल, सोचो क्यों? क्योंकि टेम्परेचर घटेगा। अरे हाँ, बिल्कुल सही, और t हायर होगा तो t माइनस dt। ठीक, उस बात समझ में आती है। ऐसा ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखना होता है। तो अगर आप x इधर ले जा रहे हो तो टी फाइनल ये वाला हो गया, टी इनिशियल ये हो गया, तो dt कहलाता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। पर सोचो इसमें टी इनिशियल ज्यादा, टी इनिशियल, टी फाइनल कम है। ओके, तो सोचो क्या छोटे से एरिया के लिए लिख सकते हैं हीट करंट को IH इक्वल टू dq/dt, ध्यान से समझना, माइनस KA dt/dx। माइनस से कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला दिखाई देगा आपको। माइनस क्यों लगाया? dt, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल अगर x ऐसे ले जा रहे हो तो फाइनल वाला कम होगा और इनिशियल वाला ज्यादा होगा, इसलिए माइनस लगा दिया है। के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, dx जो थोड़ा सा चले, हाँ, और ये कहलाएगा dt/dx क्या? टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर यूनिफॉर्म वेरिएशन। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं dq/dt को?
के ए टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन एल। बिल्कुल यूनिफॉर्म अगर वेरिएशन हो रहा हो, एरिया बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल स्मूथ रॉड हो, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? पर अगर कभी वेरी करे तो रियल फॉर्मूला ऊपर वाला है। क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आई है? ये फॉर्मूला बिल्कुल रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। सारे सवाल कंडक्शन के इसी फॉर्मूले पे होने वाले हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, समझो इसको। माइनस के डी टी, माइनस क्यों लगाया? डी टी डी एक्स अगर इधर ले गए तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डी टी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर वैसे ही गए हो तो टी फाइनल कम होगा, टी इनिशियल ज्यादा होगा। बाकी ऐसे भी रख सकते हो अगर बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सब कुछ बढ़िया, कुछ एरिया में, नहीं तो रॉड ऐसे भी तो ले सकते हो, तो फिर ऐसे ऊपर वालों की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल सवाल तो तुम्हारे इसी से हो जाएंगे। और ये हीट है कि हीट करंट है? ये हीट करंट है, यानी कि एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, या माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? इस डी टी बाई डी एक्स को कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, के को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। सोचो, जिसका के होगा ज्यादा वो एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर करेगा, जिसका के होगा कम वो एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर करेगा। आयरन और वुड को सोचकर आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। इसीलिए जब आप आयरन की सीट पर बैठते हो तो फटाफट से गर्म या ठंडी लगती है, पर वुड नहीं लगती, क्योंकि वुड का के कम होता है। अरे नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। हाँ सर। बोलो भाई, ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, फॉर्मूले पे सवाल आएंगे, सब अपन करते जाएंगे, फील आना चालू हो जाएगी। अभी टेंशन मत लो, सवाल करेंगे तो 2 4 4 अपने आप फील आएगी, टेंशन नहीं लेनी एकदम। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ठीक भाई, आ जाओ। उतार लिया? है तो आगे हमने सब लिख लिया है, तो हम समझ गए। हाँ भाई, ये भी हमने लिख लिया। dq by dt is called the heat current or rate of heat. dt by dt is called the temperature gradient. K is constant for the material of the slab and is called thermal conductivity of the material. देखो इसकी यूनिट भी निकाल ली अपन ने। सोच, फॉर्मूला क्या है? IH बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल। अब देखो IH की यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड। के की यूनिट निकालनी है, एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी क्या है? केल्विन, है ना, केल्विन। और ये वापस मीटर, तो मीटर ने मीटर को मार दिया। के की यूनिट क्या आई? ध्यान से देखो, जूल पर सेकंड क्या है? वॉट पर केल्विन पर मीटर। क्या ये यूनिट ऑफ के समझ आई? वॉट एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। क्या है के की? वॉट पर केल्विन पर मीटर, एसआई यूनिट। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो समझ आई, अच्छा भी लग रहा है, समझ भी आ रहा है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या करूं? करते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो, मौज मारो। आओ, ठीक है, ठीक है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, ये कहानी हमको अच्छे से समझ आती है। ठीक भाई, अच्छा। देखो भाई, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। ऐसे कोई जनरल रूल है, मतलब ऐसे कोई खास बात नहीं है, अमूमन नहीं रटो तो कोई जरूरत नहीं है। सॉलिड का के ज्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का के ज्यादा होता है गैस से, अगर आप ऐसे कंसीडर कर रहे हो तो। और के ऑफ मेटल ज्यादा होता है नॉन मेटल से। इसे कोई 100% रूल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में रख लो तो कोई बुरा नहीं, हालांकि हमें सॉलिड से ज्यादा मतलब होगा। मत लिखो इसको, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब सवाल चालू करते हैं, अपने आप फॉर्मूले सब समझ आएगा। ओके, हम सारी कहानी स्टडी, कुछ नहीं बोला हो, सब स्टडी स्टेट मान लेना होता है हमेशा। 10 मीटर की रॉड है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है ऐसा यूनिट में, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू इन 5 सेकंड में, एनर्जी इन 5 सेकंड। तुम कर सकते हो ढंग से फॉर्मूला लगाओगे तो, बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है तो बिल्कुल आसान वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल। क्या है फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, Q बाई टी इक्वल टू के ए, हीट करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, उसे Q बाई टी लिख लो, के ए टी एच माइनस टी एल, आसान फॉर्मूला, अपॉन एल। ये लगा सकते हैं क्या, हाँ सब कुछ शानदार यूनिफॉर्म में लगा सकते हो, लगाओ, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, तुम ये सवाल कर सकते हो, बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ हाँ करके बताओ, बोलो भाई। सर क्यू निकालना है, टाइम की वैल्यू सर 5 सेकंड है सर, के की वैल्यू 20 है सर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब सर 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही। के ए डेल्टा टी की वैल्यू सर 100 माइनस 0 सर 100 हो गया सर, एल की वैल्यू सर 10 मीटर। अरे हाँ सर, एक जीरो ने जीरो को मार दिया सर, 5 सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो भैया सर 25 जा 100, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओ हो, अच्छा एक जीरो ये रहा, अरे हाँ, यानी कि 0.1 जूल। और हाँ, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कैसे सवाल आगे कर लोगे, क्या हीट कितनी गई 1 सेकंड में या 10 सेकंड में या 1 घंटे में, कितनी गई, क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल अगर सब कुछ सिमेट्रिक हो तो Q बाई टी के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल, बिल्कुल क्लियर एकदम बिना किसी टेंशन के। क्योंकि अगर बिल्कुल शानदार रॉड है तो डी टी बाई डी एक्स सेम। अरे हाँ सर, क्या सवाल सबको सब खुद कर सकते थे अगर मैं नहीं कराता तो, अरे हाँ ना बोलो। टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें, करते चलो बढ़ते चलो आगे चलो, सवाल ही करने अब। इफ अ 10 मीटर लॉन्ग रोड ऑफ क्रॉसिंग एरिया है सॉलिडिटी इतना I shown find the temperature T dash of the cross, ये सवाल मैं कराऊंगा ध्यान समझना, एट अ रॉड एट 3 मीटर। पहले बताओ, अगर इस रॉड को अपन ध्यान से देखें, इस रॉड को ध्यान समझो, इस रॉड को अगर अपन ध्यान से देखें तो इस रॉड का यहां का कितना टेम्परेचर है 100, यहां का कितना है 0। अब मैंने बताया था कि रॉड के हर जगह का टेम्परेचर अलग है, उसने बोला यहां से 3 मीटर का कितना टेम्परेचर है यहां पर इस जगह टी डैश। अब पहले एक बात लॉजिकली समझो, स्टडी स्टेट, अब जिस ऐसा समझो कि ये जो रॉड के दो हिस्से हैं, ये एक ही 3 मीटर वाला, इसके दो टुकड़े कर लिए, और एक ये 7 मीटर वाला, ठीक। यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री, यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री, ये टेम्परेचर टी डैश, ये टी डैश, दो रॉड के टुकड़े कर लिए। अब समझो यहां से जो हीट करंट आया होगा IH, वही तो यहां गया होगा। अगर मैं इस रॉड को दो रॉड में मान लूं, तो अगर स्टडी स्टेट आ चुकी है तो रॉड कोई हीट कंज्यूम नहीं कर रही, जो 1 सेकंड में इधर से आएगी वही आगे दे देगी, खुद कुछ नहीं रख रही, मौज में हो तो भैया मेरा कुछ नहीं रखना, अपने पास जो है अपन तो सेटिस्फाइड है। अरे यस और नो, हाँ, तो जितनी एनर्जी आई उतनी ही आगे भेज देगी। आफ्टर स्टडी स्टेट देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ हीट बाय द रॉड। आफ्टर स्टडी स्टेट बोल रहा हूं, बिफोर स्टडी स्टेट ऐसा नहीं हो रहा होता, बाद में समझाएंगे, हमारे सारे सवाल स्टडी स्टेट के बाद के ही आएंगे, पर वो भी अपन थोड़ा समझाएंगे। जब स्टडी स्टेट आ गई तो जितनी एनर्जी यहां से आ रही थी उतनी ही एनर्जी यहां जा रही है, तो रॉड के अगर दो टुकड़े कर दो, अब सोचो रॉड के इस टुकड़े के लिए फॉर्मूला लगाओ, के एरिया वही सेम ए, हायर टेम्परेचर 100, लोअर टी डैश बाई एल 3 मीटर। ये इसकी हीट हुई, जो इसकी हीट आई, हीट करंट, वही इसमें भी होना चाहिए। इसके लिए के वो ही, ए वो ही, मटेरियल सेम है तो के सेम, एरिया चेंज हो नहीं रहा। इसका टी हायर, टी डैश लोअर 0 बाई लेंथ 7 मीटर। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सोच के देखो, जो मैं बोल रहा हूं क्या समझ आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, के ए ने के ए को मार दिया। 700 माइनस 7t डैश इक्वल टू 3t डैश, यानी कि टी डैश की वैल्यू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब जिस जगह का टेम्परेचर मुझे पूछा गया 3 मीटर का, क्या उसका आंसर 70 डिग्री है? हाँ, देखिए चेक करेंगे आंसर। अरे हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या अगर ऐसा बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, क्या मैं हीट निकाल सकता हूं? हाँ। किसी भी कितने सेकंड में हीट कितनी गुजरी, क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं रॉड के किसी भी जगह का टेम्परेचर निकाल सकता हूं? बोलो। क्या मैं रॉड के किसी भी जगह का टेम्परेचर निकाल सकता हूं? हाँ। सोच, अगर मैं तेरे से यहां से 4 मीटर का टेम्परेचर पूछ लेता, क्या सब लोग बता सकते हैं टी डबल डैश? क्या बता सकते हैं? अपने मन से पूछो। एक रॉड 4 मीटर की इधर मान लो, एक 6 मीटर की इधर मान लो, दोनों में क्या चीज सेम है? आई एच, क्योंकि जितनी आई उतनी ही जाएगी, कोई एब्जॉर्प्शन कोई गायब नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। ये 4 मीटर वाला पहले आंसर निकाल के बताओ फटाफट। टी डबल डैश निकाल के बताओ सब लोग, टी डबल डैश निकाल के बताओ सब लोग। 2 सवाल हो जाएंगे फटाफट, एक यूज में। फटाफट बता दो, मैं नहीं बताऊंगा इसको, बताओ फटाफट। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, देखना मत इधर, कसम उड़ान चल लेगी। टी डबल डैश बताना सबको, कर सकते हो तुम लोग। मेरी इधर नहीं देखना है, खुद करना है। जब कर लो तो देखना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। बोलो भाई कितना आया? बहुत आसान आंसर है, लीनियरली वेरी कर रहा है, बिल्कुल एकदम शानदार टेम्परेचर, बिल्कुल जोरदार एकदम। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। मेरा तो 40 आया, तुम्हारा भी 40 आया क्या? अरे मेरा तो 40 आया, तुम्हारा भी 40 आया क्या? बोलो भाई। अरे नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? मेरा तो 40 आया, तुम्हारा आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया तो सही सर, आया तो सही सर, बिल्कुल सही, 40 आ गया। कर पाए? अरे कर पाए? हाँ, आ गया, तो 40 आ गया। जनरलाइज कर लेते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये टी हायर, ये टी लोअर, ये टी कोल्ड, जो भी तुम्हें मानना हो, टी एच माइनस टी एल ले लो थोड़ा सा, या टी सी ले लो, जो लेना ले लो। एक्स दूरी पर अगर एल ये है, के ये है, ए इसका एरिया है, अगर किसी भी एक्स दूरी पर टेम्परेचर पूछा जाए टी, ये बताओ टी क्या होगा? टी क्या एक्स का फंक्शन होगा? निकाल के बताओ सब लोग, निकाल के बताओ सब लोग, कोई भी जनरल एक्स पे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, अरे हाँ हाँ, करके बताओ। दो रॉड मान लेते हैं, सर ने बोला ये लेंथ एक्स, ओके सर, लेंथ एल माइनस एक्स, ओके सर। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो। ये टी हायर है सर, ये टी है सर, ये भी टी है सर, ये टी लोअर है, ये टी सी है सर, ओके। आई एच सेम है, तो सर के ए टी हायर माइनस टी बाई एक्स इक्वल टू टी के ए टी माइनस टी सी अपॉन एल माइनस एक्स। के ने के को मार दिया, टी एच इंटू एल माइनस एक्स माइनस टी एल माइनस एक्स इक्वल टू टी एक्स माइनस टी सी एक्स। निकालना क्या है? टी तो निकालना है, तो आ जाओ इधर देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये देखो TH L माइनस एक्स प्लस TCX इक्वल टू TX प्लस TL माइनस TX। और हाँ, TX ने TX को मार दिया। सही चल रहा है क्या? बिल्कुल। देख इधर कितना आएगा, ये TX इधर भी TX, हाँ मर जाएगा, बिल्कुल सही। अब बता T की वैल्यू क्या आई? T की वैल्यू आई, इधर देख, इसको ऐसे लिख लेते हैं, THL माइनस THX। इसको देख कैसे लिखें, इसको अगर अपन एक्स टर्म्स में लिख देते तो क्या आएगा, TH माइनस TC, ये TL को ऐसे लिख लेता हूँ, TH माइनस TC इंटू एक्स, हाँ बिल्कुल सही, TH माइनस TC, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ मैं कुछ, एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे लिखो, THL और L को नीचे ले जाओ, THL ये लिख लो, THL, और इधर क्या बचा देखो, इधर बचा माइनस TH, तो नेगेटिव है ना, तो इसको लिख लो TH माइनस TC इंटू एक्स। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा। T की वैल्यू आई देखो, TH माइनस TC अपॉन L इंटू एक्स। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ये तुम्हें y बराबर a माइनस बी एक्स की फील दिलाएगी। ये TH a जैसा कांस्टेंट हो गया और TH माइनस TC अपॉन L माइनस b स्लोप हो गया। अरे हाँ, क्यों? क्योंकि अपने को ग्राफ बनाना है अगला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। प्योर मैथ्स। देख, अगर टेम्परेचर और एक्स का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन। इस केस के लिए क्या स्ट्रेट लाइन है? क्या है? स्ट्रेट लाइन। जब x है 0 तो t क्या है? TH। अरे हाँ, और सोच, जब x है L तो t क्या है? TC। देख, x के लिए L डाल, t है TC, यानी कि जब L पर आ जाएंगे तो टेम्परेचर TC हो जाएगा। यस सर, कोल्ड वाला टेम्परेचर, और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में घटेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे बोलो भाई, क्या ये ग्राफ टी और एक्स का समझ आया है या नहीं आया है? और क्या ये इक्वेशन भी समझ आई है? अरे करा वो ये जो सवाल आपने करे थे, उसको वेरिएबल में लिख लो तो ऐसे डरावना लगता है। डर क्यों रहे हो? उसी को ऐसे पूछ लेते हैं, बताओ टी और, अगर ऐसी सिचुएशन है तो बताओ टी और एक्स का क्या ग्राफ होगा? अरे स्ट्रेट लाइन होगा, जो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, जो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अरे हाँ सर, बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर। तो भाई ग्राफ अपने को क्लियर है एकदम, है ना? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, अगर स्टडी स्टेट में रॉड हो तो ऐसा होता है। कैसे अपने को क्लियर है क्या? अरे पक्का? अरे सोच लो। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, 110% क्लियर है। चलो भाई, तो अगर अपन एनिमेशन से बनाया हुआ ग्राफ, ठीक है, मतलब तो समझ आ गया अपने को, अपन नहीं तो बनाया है। यस और नो? ओके, चलो भाई सवाल करते हैं, उसी तरह के सवालों पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुने। इफ अ 10 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल टू 20 वाट पर मीटर है शोन, फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी मेल्ट इन 1 आवर। सवाल को समझने का प्रयास करें। एक तरफ 100 डिग्री का अपना पूरा सेटअप है, एक तरफ 0 डिग्री पर है। अब समझ लो 0 डिग्री पे बहुत सारी आइस, अनंत आइस भरी हुई है, ऐसा समझो। रॉड लगा दी, इधर इधर सोर्स है जिसका टेम्परेचर घटता ही नहीं है, 100 डिग्री रहता है। क्या 100 डिग्री से हीट इधर से इधर जाएगी? जब हीट इधर से इधर पहुंचेगी तो आइस को क्या करेगी? मेल्ट। क्या करेगी? मेल्ट। तो सिंपल कैलोरीमेट्री और सिंपल हीट ट्रांसफर का सिंपल सवाल है, तुम कर सकते हो। पूछा गया 1 घंटे में कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी? तुम्हें याद होगा आइस की कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, याद करो, 540 मतलब 80 कैलोरी पर ग्राम। याद है आइस मेल्ट होने की? नहीं याद है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। अरे यस और नो? हाँ सर, याद है याद है याद है। बस तो करके बताओ, अरे करके बता दो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर काम। चलो भाई बता दो फटाफट।
हाँ सर, सबसे पहले तो हीट करंट निकालो। सर हीट करंट होता है के है सर 20, ए है सर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है ना। हाँ सर, के सर डेल्टा टी है 100, एल है सर 10। हाँ सर, टाइम 1 घंटा, यानी कि सेकंड में अगर रखेंगे तो 60 मिनट इंटू 60। यस और नो? 1 घंटे में कितने मिनट सर? 60 मिनट। 1 सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड? 60। तो क्या ये हीट करंट हो गया? दिस शुड बी इक्वल टू, याद करो, कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं याद है, बोला गया एल एम एल वी कितनी होगी। अच्छा अपन देख ले पहले आंसर किसमें दे ग्राम में। ओके, तो भैया ये जो आंसर है, अच्छा एक और बात याद है क्या? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। ओके, तो अपन इसको 80 कैलोरी को अपन ऐसे लिख लेते हैं, 80 इंटू 4.2 लगभग इंटू जूल पर ग्राम, ऐसे लिख लूं क्या? हाँ, तो जूल पर ग्राम में आ जाएगा आंसर, क्योंकि इधर वाली जो आईएच आपने लिखा है, जो आईएच है ये टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हीट हो गई, आईएच इंटू टी इक्वल टू हीट। ओके, ये तो हो गया अपना आईएच, ये 60 इंटू 60 क्या हो गया? टाइम। तो टोटल हो गई हीट जो मिली कितनी देर में? 1 घंटे में। क्या ये आइस को पिघलाएगी? हाँ, किस रफ्तार से? एम एल वी। एम यूनिट का ध्यान रखना है, 80 इंटू 4.2 क्यों करा, बोलो समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, भाई अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ी कहानी करनी पड़ेगी। देखते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 10⁻⁻⁴ कट गया, ये 0 0 कट गया। ध्यान से देखो तो 6 6 जा इधर आ गया, हाँ 6 6 जा मतलब 6 6 जा 36 इंटू 2 72 इक्वल टू m इंटू 80 इंटू 4.2। बोलो क्लियर? हाँ सर, सही सा लग रहा है, ध्यान से समझो। तो ये तो 8 से मारो तो ये 10 बार मरा, ये 9 बार मरा, ठीक है। तो 0.9/4.2 मास आया कुछ तो। ध्यान से देखो तो 9/42 इक्वल टू m, ठीक। ध्यान देख 45 का डबल होता है तो 0.2 समथिंग आंसर आएगा। यस और नो? देख 0.214, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, सोचो ये सवाल क्या बेसिक कैलोरीमेट्री, और सवाल करा के फील करा रहा हूं कि अच्छा देखो ऐसे सवाल आ सकते हैं, आइस पिघला दी, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे, कुछ भी सवाल बना सकता हूं ना। इधर आइस की जगह रख लूं, सोच वाटर 100 डिग्री पे, और इधर रख लूं 500 डिग्री, रख सकता हूं क्या? एक फर्नेस है 500 डिग्री पे, उससे एक रॉड जोड़ी, इधर बॉइलिंग वाटर है 100 डिग्री पे, बताओ कितना पानी वेपराइज हो जाएगा? क्या तुम सवाल कर सकते हो? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। बेसिक कैलोरीमेट्री, बेसिक हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगर समझ आ जाएगी तो आगे बढ़ जाओगे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। ओके सर, हीट ट्रांसफर। ओके, क्या सवाल समझ में आ गए क्या? अब ध्यान सुनो, मैं आपको हर लेक्चर में कह रहा हूं कि भाई आपको जब से मैंने चालू करा कि भाई आपको बेसिक करंट की बातें आनी चाहिए, 10th वाली। मैंने को बोला था आपको रिवाइज करके आनी। ओके सर, देख भाई हीट ट्रांसफर, अगर तेरे को कभी याद हो थोड़ा बहुत, वैसे पता नहीं तुझे याद होगा कि नहीं होगा, ये तेरे को नहीं पता होगा, ध्यान समझ, तू एक बात जानता होगा पर अच्छे से कंफ्यूज मत हो ना, मैं एनालॉजी करके बता रहा हूं। मान लो रेजिस्टेंस आर है, ये करंट आई है, ये जीरो, ऐसे समझ लो, ये जीरो, ये वी। क्या V इज पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, क्या फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर? ये सब जानते हैं क्या? ओम्स लॉ पढ़ा होगा, सुना होगा, V बाई आई इक्वल टू आर, ओम्स लॉ। अरे हाँ ना बोलो भाई, सुना है क्या? अरे हाँ सर, अरे नहीं आया, बोलो क्लियर। V बाई आई इक्वल टू आर, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला, V बाई आई इक्वल टू आर। आर क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस, कि भाई कितनी रेजिस्टेंस पैदा करेगा करंट को बहने के लिए। ज्यादा रेजिस्टेंस हुई तो 2 एम्पियर, मतलब सेम करंट बहाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। पूरी डिटेल के लिए पूरा एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा 12th में, अभी बेसिक बात। ओके सर, अब जैसे मान लो एक रॉड है ऐसे, उसमें आप करंट बहाना चाहते हो ऐसे, अरे यस और नो, ऐसे करंट बहाना चाहते हो,
अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। V1 माइनस V2 क्या है? V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके सर, I करंट है और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो R है। इस R का भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं जिसे वो लिखते हैं रो एल बाई ए। अगर नहीं सुना है तो सुने, रो कहलाती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके सर, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। एल क्या? लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। ए क्या? ए क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। हाँ, तो जो अगर कोई ऐसे आपकी रॉड है, उसकी अगर रेजिस्टेंस लिखनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है रो कहलाती है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल ओके बाई ए। रो मटेरियल पे डिपेंड करती है, बिल्कुल जैसे सवाल आप रेजिस्टेंस में करते हो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वैसे ही यहां पर भी आएंगे। ये क्यों सिखा रहा हूं सर? फिर कह रहा हूं ये तो उस चैप्टर में आएगा। एनालॉजी बता रहा हूं थोड़ी सी ताकि तुम कंपेयर कर पाओ और ये समझ पाओ जो चैप्टर में पढ़ रहे हो वहां आएगा, जो वहां पढ़ रहे हो वो यहां आएगा, एक ही बात है ये। इसलिए अपने को तो एक साथ पढ़ना है, अपने को तो बातें समझनी है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। और हाँ सर पूरा रिलेट करके बताता हूं भाई, तुम्हें नहीं पता आगे क्या पढ़ना है, मुझे तो पता है, मुझे तो आता है। अरे हाँ ना बोलो, तुम ऐसे तो नहीं सोचते सर भी आगे का पढ़ के आते हैं, है ना? अरे भाई साहब अनुभवी मास्टर है आपका, क्या कहते हो भाई? हाँ सर, और मास्टर के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। राम लालो श्याम लालो तुम्हारे जैसे बहुतों को पढ़ा चुका हूं मैं, है ना? और अच्छा पढ़ाता हूं। हाँ सर, खुद ही पढ़ाई कर लो आप, तुम तो करते नहीं हो। करते तो हो तुम मैसेज भेज भेज के, सर फील आ रही है सर, मजा आ रहा है, भेजा करो शानदार। जिस दिन फील आया ना जबरदस्त, उस दिन मैसेज भेजना है, मास्टर का भी मोटिवेशन बढ़ता है। यस और नो? हाँ सर, जिस दिन लेक्चर 90% से अबाव समझ में आए उस दिन मास्टर को मैसेज भेजना है, सर मजा आया सर। बोलो क्लियर? हाँ चलो भाई, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओम ओम ओम, ठीक भाई बहुत बढ़िया। V इक्वल टू आई आर, V1 माइनस V2 इक्वल टू PD, ये ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऐसे लिखी जाती है। अब इसमें बहुत सवाल होते हैं, R बराबर रो एल बाई ए पे। खैर, हम इसको अपने ये हीट वाले से कैसे कंपेयर करें? देख देख, TH TL को देख, TH को कंपेयर कर V1 से, इसको कंपेयर कर V2 से। रो एल ए, ध्यान समझना, जो अपना हीट करंट होता है देख उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान समझना। इधर तू V का अगर फॉर्मूला देख तो तेरे को दिखाई दे रहा है, V का अगर फॉर्मूला देख तो ऐसा दिख रहा है, देख ये V का फॉर्मूला है ना, V इक्वल टू आई आर, और R को लिख लो रो एल बाई ए। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको देख ऐसे लिख, I बराबर, यहां पे कंपेयर करने का प्रयास कर रहा हूं तेरे को, इधर देखना, ये जो फॉर्मूला इधर वाला अपना क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, और R कितना होता है रो एल बाई ए, और I को क्या लिख सकते हैं, A डेल्टा V बाई रो एल। ठीक, ऐसे समझना है इसको। अब अपने हीट करंट को देख, के ए डेल्टा टी बाई एल। अब समझ, डेल्टा टी को और इधर इधर आई वाले को देख, ए बाई रो एल इंटू डेल्टा वी। इनको कंपेयर कर, दोनों को ध्यान से देख, इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर देख। आई एच जैसा आई है, डेल्टा टी जैसा डेल्टा वी है, और देख इसको, ये देख, और हाँ ए और एल तो एक जैसा रहा है, ये के ऊपर है इसमें रो नीचे है, तो दोनों कांस्टेंट। के कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी, रो कहलाती है रेजिस्टिविटी। अरे हैं तो दोनों कांस्टेंट ही। और हाँ, ये कहलाती है रेजिस्टेंस, ये कहलाती है थर्मल रेजिस्टेंस, आरटी बोल दो इसको। सो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज, एक ही रॉड मेटल की, सोच क्या उसमें करंट बह सकता है, क्या उसमें हीट भी बह सकती है? अरे हाँ, सोचिए एक आयरन की रॉड है, क्या उसमें करंट बह सकता है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो। क्या टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दो तो क्या हीट बह सकती है? अरे हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। जो हीट को बहने में अपोजिशन होगा
वो कहलाएगी थर्मल रेजिस्टेंस। और हाँ, उसका फॉर्मूला आएगा L बाई के ए, और जो करंट को रेजिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला आएगा रो L बाई ए। तो IH को लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई आर टी, या डेल्टा टी इक्वल टू IH आर टी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? डेल्टा टी कैसा प्ले करता है? डेल्टा वी जैसा। IH कैसा प्ले करता है? I जैसा। RT कैसा प्ले करता है? R जैसा। R का फॉर्मूला रो L बाई ए, RT का फॉर्मूला L बाई के। अरे रो और 1 बाई के है तो कांस्टेंट। जब आप करंट पढ़ोगे तो आप जानोगे कि रो के 1 बाई रो को सिग्मा कह देते हैं कंडक्टिविटी। तो कई बार R ऐसे भी दिखाई देगा आपको, L मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी, छोड़ो। बस कंपेयर करो, क्या दोनों एक जैसी लग रही हैं? क्या इनको निकालने की देखो। बस अगर आप सोचो मेटल रॉड है, सही बताऊं, इधर सुनना, मेटल रॉड है, मैं पूछूं बताओ इसकी थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? L बाई के ए। और कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है तो रो L बाई ए। और रे हाँ सर, अगर तू बहुत ध्यान से सोच तो थर्मल रेजिस्टेंस के सवाल यहां आएंगे और भर भर के सवाल आएंगे रेजिस्टेंस के। कहां पर? करंट में। तो पता है अब जो पढ़ाऊंगा ना, आने वाले भी कुछ सही बताऊं तो 2 चैप्टर है। अगर कभी हम 12th पास बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जो 11th 12th पढ़ के आते हैं, तो उनपे तो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जैसे अभी करिए, और कहते हैं दोनों एक ही बात है, रिप्लेस के बाई रो, सॉरी रिप्लेस के बाई 1 बाई रो, यू विल गेट आंसर फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। मैं पढ़ाऊंगा करंट में जब आएगा दोबारा, पर तब उस एक अच्छे बच्चे को लगेगा ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है, और एक बेकार बच्चे को लगेगा ये बार बार क्या पढ़ा रहा है, और तुम्हें लग रहा है ये कौन पढ़ा रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, पहले बताओ कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर आया तो सही सर, कुछ कुछ कंपैरिजन समझ तो आया। अच्छा सा तो लग रहा है सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, इसे इसे फील करो पहले जो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा, कि थर्मल रेजिस्टेंस for iron rod and resistance for iron rod is same, only replace rho by 1 by k. Rho is resistivity of the material, 1 by k, k is the thermal conductivity of the material. IH I जैसा, delta T delta V जैसा। और हाँ सर, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ, क्योंकि आयरन जैसी चीज में करंट भी बहता है, आयरन जैसी चीज में ही, मतलब इसी तरह की मटेरियल में क्या हीट भी बहती है। अरे यस सर, तो ये जो एनालॉगी है ये आपको थोड़ी फील से समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर सही सा तो लग रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या करें, आगे बढ़े, चलते चले, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, सुनो भाई, वारे भाई, ये रे भाई, वो रे भाई, देखो रे भाई, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये समझ आया सर, हमें कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा समझ आया सर, है ना? डेल्टा वी इक्वल टू आई आर मैं मान रहा हूं कि तुमने पढ़ा है 10th में, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ी है तो बता देता हूं। एल क्या होती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हाँ, क्या हीट में भी एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती थी? और ए क्या होता था? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अरे हाँ सर, अब सोचो रॉड ऐसी हो सकती है, कभी वो सिलेंडर के रूप में हो सकती है, कभी वो क्यूब के रूप में हो सकती है, बॉडी क्या किसी भी शेप में हो सकती है। अरे हाँ सर, गलत जो मैं बोला चमका, ये बात समझ आई सर थोड़ी थोड़ी। चल अब देखो, अब देख, अगर तू थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखे आर टी किसी भी बॉडी के लिए, तो क्या आया? 1 बाई के एल बाई ए, या ऐसा समझ लो एल बाई के ए। एल क्या होता है भाई? एल क्या होता है भाई? एल सर लेंथ ऑफ द मटेरियल जिसके अलोंग हीट फ्लो हो रही है। ए क्या है सर? क्रॉस सेक्शनल एरिया। के क्या है सर? उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। मान लो मैं बोलूं कि अपना ये मटेरियल है, बताओ इसकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी है? क्या इसकी थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स्ड है? सोच लो। क्या ये मैं बोलूं एक क्यूबॉइड है ये, ठीक, इस क्यूबॉइड की क्या थर्मल रेजिस्टेंस है? बताओ। मैं बोलूं इस मटेरियल की, फिर कह रहा हूं अब जो चालू हुआ है ना सेक्शन, डिट्टो सेम, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं,
डिट्टो सेम सेक्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में आएगा। चाहो तो 12th का टॉपिक उठा के देख लेना, आज ही पढ़ लोगे तुम। और जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो कह लेंगे अभी खत्म कर लेता हूं, रेशेस निकालना, हाउ टू कैलकुलेट रेशेस। अरे के को किससे रिप्लेस करना है? 1/रो से। के को किससे रिप्लेस करना है? 1/रो से। हाँ सर। खैर मैं कभी कंफ्यूज नहीं करा अब आपको। अब अपन थर्मल रेशियोज पे आते हैं। मैं इंपॉर्टेंस बता चुका इसकी कि ये 2 चैप्टर का पार्ट है असलियत में। ओहो, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसलिए बार बार कहता हूं 11वीं अच्छे से खत्म हुई तो मान लो कि 12वीं का 30 से 40% कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो गया, बेस अपने आप बन गया। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। तो अपना ये क्यूबॉइड है। अगर ये अपना क्यूबॉइड है, क्या इसकी थर्मल रेजिस्टेंस? L/Ka। अब कंफ्यूजन आया, L क्या लिखूं? ये हाँ, यानी कि ध्यान से सोचो तो क्या अपने को L लिखने के लिए हीट फ्लो की डायरेक्शन पता होनी चाहिए? बिना हीट फ्लो की डायरेक्शन के अपन इसकी थर्मल रेजिस्टेंस नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि L इज द लेंथ along heat flow। L is the length along heat flow। अरे हाँ ना तो बोलो, यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? वाह वाह सर। अब क्या करें? चलो भाई, L is the length along heat flow। ओ हो, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है सर। अब क्या करें? और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। सोचो मैं अगर इसमें हीट ऐसे फ्लो कराऊं, ऐसे, तो सोचो लेंथ ये हो जाएगी और ये एरिया हो जाएगा। पर सोच अगर हीट ऐसे फ्लो कराऊं तो ये लेंथ हो जाएगी और ये एरिया हो जाएगा। सोच हीट अगर ऐसे फ्लो कराऊं तो कहानी अलग होगी। यस और नो? मतलब क्या हीट फ्लो से थर्मल रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है। सोच, मान लो कि मैं, ये अपना XYZ है, मान लो कि मैं हीट ऐसे फ्लो करूं, ऐसे 1 X डायरेक्शन में। ABC आपको दे रखा है। चलो बताओ L क्या है? यानी कि अगर X डायरेक्शन में I इन X डायरेक्शन, तो जो रेजिस्टेंस बनेगी, थर्मल रेजिस्टेंस, क्या वो RX कहलाएगी? बोलो RX की वैल्यू तुम बता सकते हो। I इन Y डायरेक्शन, तीनों तुम्हें लिखने हैं। L और A को ध्यान से देखो, वो कहलाएगा RY। I इन Z डायरेक्शन, वो कहलाएगा RZ। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे बोलो भाई। बोलो सर। जब एक्स में, पहला लिखाता हूं, जब एक्स में चल रहे ना सर, तो लेंथ तो ना सर ए हो गई। हाँ, और क्या क्रॉस सेक्शन ये हो गया देख। अरे हाँ, तो भाई मेरे हिसाब से सर रो नहीं, 1/K। L कितना? ए। के कितना? के। वो दो मटेरियल सेम है तो थर्मल कंडक्टिविटी तो सेम है। क्या थर्मल कंडक्टिविटी इज द हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? हाँ, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर BC। और यस सर, बिल्कुल सही सर। चलो बोलो और बोलो। RY तुम लोग बोलोगे वाई मतलब ऐसे करंट ऐसे बह रहा है। बोलो RY वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। वाई में जब जा रहे हैं, ओ हो तो सर लेंथ हो गई C/K इंटू AB। हाँ सर। RZ बोलो, Z मतलब ऐसे। बोलो लेंथ सर B/K इंटू AC। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। सोचो एक ही चीज की थर्मल रेजिस्टेंस
क्या अलग अलग है? इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोचो मत, बोलो भाई, हाँ ना? हाँ सर। देखा तो आंसर सही आया क्या? ए बाई के बी सी, सी बाई के ए बी, अरे हाँ बी बाई के ए सी। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक सर। हाँ, थर्मल रेजिस्टेंस बेसिक क्यूबॉइड के लिए निकालनी आई क्या? क्या थर्मल रेजिस्टेंस क्या लेंथ पे डिपेंड करती है? हाँ। क्या एरिया पे डिपेंड करती है? हाँ। क्या थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है? हाँ। क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड करती है? हाँ। अगर कोई पूछे क्या थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी? यस। क्या इट डिपेंड्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी? यस। क्या इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट? यस। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी आगे आ जाएगा, परेशान मत हो। तो जो मैं बोला चमका, हाँ देखो देखो भाई देखो, अब सुन, देख जो मैंने अभी बोला। L is the length of the material along the direction of the heat current. A is the area of the cross section perpendicular to the direction of heat current. समझ में आया ये? K is the thermal quantity which depends on material. It also depends on the temperature of the material. ध्यान समझे, जो आपका K है, क्या वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है? कभी कभी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अभी ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना। ये लिख लो, ये लिख लो। Thermal resistance depends on material, depends on dimension of the material, it depends on direction of heat flow, it depends on the temperature of the material. Temperature of the material पे अभी परेशान मत होना। Sometimes in our questions K depends on T. Sometimes, बहुत रेयरली, 1% सवालों में शायद वो आएगा, तब क्या करना है अलग बात है। हालांकि फिर से उसकी ज्यादा चर्चा कहां होगी? जब अपन बात करेंगे करंट सिटी में। अभी ज्यादा नहीं, अभी इतना सा समझो बस कि भाई थर्मल रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करती है, थर्मल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, थर्मल रेजिस्टेंस उसके डायमेंशन पर डिपेंड करती है, थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पे डिपेंड करती है। इसलिए पूरी कहानी जो मैंने बोली आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। लिख लो, ये याद होना चाहिए सब, ये लिख लो, शर्माओ मत इसको। हाँ, अब पता है अपन क्या करेंगे? फिर से मैं कह रहा हूं, ये पूरा 12th वाला सेक्शन है। अब अपन ये R बराबर 1 बाई एल बाई के ए, बार बार मेरे को रो एल बाई ए आता है क्योंकि ज्यादा करंट सिटी में आता है। ध्यान से देख, एल बाई के ए वाले सवाल करेंगे। खूब सवाल हो सकते हो कि भाई ऐसा मटेरियल है, ऐसा मटेरियल इस शेप का मटेरियल है तो बताओ क्या रेजिस्टेंस होगी, इस शेप का मटेरियल है तो बताओ क्या रेजिस्टेंस होगी। खूब सवाल आते हैं। कुछ यहां कराता हूं, वैसे वापस करंट में भी रिपीट कराऊंगा, वहां 2-4 और अच्छे करा दूंगा। इसलिए इसको समझने का प्रयास करें। कुछ अच्छे होंगे जो मैं ही कराऊंगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से उनके। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, पहले उतार लो। तो अब अपन पढ़ रहे थर्मल रेजिस्टेंस निकालना। क्यों पढ़ रहे? क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस उस हीट करंट के फॉर्मूले में आई थी। अपन उस हीट करंट के फॉर्मूले से एक चीज अपने बन के आई जिसे अपन बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। उसको अपन निकालने का प्रयास कर रहे हैं फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड फॉर डिफरेंट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर। ठीक सर, बहुत बढ़िया, ये अपने को समझ में आ गया। इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द हीट करंट, ये वो इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। हाँ ठीक, उतार लिए सब? बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर। चलो भाई सवाल करते हैं। अ सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2 एंड लेंथ l has thermal conductivity k as shown if its one end is at temperature TH and TL। एक सिलेंडर है हॉलो, जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। इधर वाला पूरा टेम्परेचर अपन ने स्ट्रक्चर कर दिया TH पे, इधर वाला पूरा टेम्परेचर स्ट्रक्चर कर दिया TL पे। ये TH TL लेने से पता पड़ेगा कि हीट कैसे फ्लो होगी, मतलब हीट ऐसे फ्लो होगी। हाँ बताओ, इसकी अगर थर्मल कंडक्टिविटी के है, बताओ इसकी थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ऐसे है ये हीट करंट। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोलो भाई।
नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बोलो भाई। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बोलो भाई। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बोलो भाई बोलो भाई। हाँ हाँ सर, फॉर्मूला होता है एल। लेंथ तो सर साफ दिखाई दे रही है एल। क्या हीट ऐसे बह रही? हाँ। के है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देख इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखो, ये R1 ये R2। क्या ये डॉट 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 वाला एरिया ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है? अरे हाँ सर, क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अरे हाँ सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया L बाई के पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात मुझे समझ आती है। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। हो गया हो गया, आ गया आंसर, खत्म, सिंपल, डरना नहीं है बिल्कुल। हाँ सर हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो 1 बाई के लिख दोगे रो, तो आंसर आएगा रो एल बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, बस खत्म। ओ हो। हाँ सर, हम तो साथ में 12वीं भी पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल। चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया, आ जाओ भाई। ओके, आ गया आंसर। एक और थोड़ा अच्छा करते हैं। A sphere of inner radius R1 and outer radius R2 has thermal conductivity K। स्फीयर लिया, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, मतलब ऐसा। ठीक, अब अपन ने क्या करा, ये इनर या आउटर, ये R1 या R2, अंदर टेम्परेचर पूरा रख दिया TH और बाहर रख दिया TL। ऐसा समझो अंदर अपन ने एक भट्टी जला रखी है, फर्नेस लगा दी, अंदर का टेम्परेचर TH और बाहर का है TL। अब पहले सोच के देखो एक बात फील के साथ कि हीट ऐसे फ्लो कर रही हो, यस और नो? अरे यस और नो, अरे बोलो यस और नो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हीट तो ऐसे ही फ्लो करेगी। हाँ सर, अब क्या करें, अब क्या करें बताओ, एल कितना, फॉर्मूला क्या होता है सर? हमारा फॉर्मूला है सर RT इक्वल टू एल बाई के ए। RT इक्वल टू एल बाई के ए। ठीक सर, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, कि भाई बताओ हीट का फॉर्मूला, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? एल क्या? एल सर R2 माइनस R1। एल सर R2 माइनस R1, क्या एल इज अलोंग द हीट फ्लो? R2 माइनस R1 सही शायद। ए अरे ए, मैं बताऊंगा ये सवाल। एरिया क्या बोलो, ऐसे स्फीयर है, एरिया बोलो 4 पाई R1 स्क्वायर, नहीं 4 पाई R2 स्क्वायर, नहीं, चालू हुई तब तो एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर था हीट। सोच, जब चालू हुई हीट तो जिस एरिया से बाहर निकलना चालू करी वो तो 4 पाई R1 स्क्वायर था। अरे पर जब खत्म हुई तो 4 पाई R2 स्क्वायर था। हाँ बिल्कुल सही सर, मतलब ये सवाल थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेशन है, इसलिए सीखना पड़ेगा। क्या इसमें एरिया इज चेंजिंग, एरिया इज चेंजिंग एज हीट फ्लोज। अच्छा, ये तो सर एरिया चेंज हो रहा है सर, तो एरिया क्या लिखूं? तो भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सोचें कैसे, ध्यान से समझें। यहां पे x पे जाके dx की पतला सा होलो स्फीयर बना लो, ऐसे पतला सा। ठीक, सोच ऐसे पतला पतले 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 पतले, पहले सोचो ऐसे पतले 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 बहुत सारे होलो स्फीयर अगर बनाए, उन सब होलो स्फीयर से क्या चीज सेम गुजरेगी?
current, heat current from all thin spheres, IH is same, therefore they are in सीरीज। और सॉरी, सीरीज याद कर, जब सीरीज में होती है रेजिस्टेंस तो क्या सेम होता है? करंट। इसलिए बोला था 10वीं का थोड़ा सा पढ़ के आना। अरे हाँ सर, अब सुन, क्या इस छोटे से x पे जाके dx का अपन ने एलिमेंट ले लिया ऐसे, इसको पतले से को देखो आप, पतला सा x पे जाके dx है ना। अब सोचो हीट ऐसे निकल रही है IH, क्या इसके लिए जो dr लिखा गया छोटी सी थर्मल रेजिस्टेंस, उसके लिए L क्या बोलो? छोटी सी थर्मल रेजिस्टेंस पतले से, इसके लिए बोलो छोटी सी थर्मल रेजिस्टेंस, बोलो बोलो सर। L हो गया सर dx। हाँ, के और एरिया अंदर बाहर का ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि dx बहुत छोटा है, 4 पाई x स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? अरे हाँ सर, ऐसी सभी पतली 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 थिन रेजिस्टेंसेस, ऐसी सभी पतली 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 थिन हॉलो स्फीयर्स की लेयर क्या सीरीज में है? तो क्या R टोटल, क्या इंटीग्रेशन ऑफ DRT होगा? क्या इंटीग्रेशन डायरेक्ट सम करता है? तो क्या उसे अनंत बार जोड़ लो, क्या अनंत पतले पतले हॉलो स्फीयर में तोड़कर जोड़ दो। क्या ये प्रक्रिया इंटीग्रेशन की है, सांप की है? और हाँ सर, अब क्या था, अब तो मैथ्स है। RT इक्वल टू इंटीग्र 1/4 पाई के इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर। x की लिमिट कहां से कहां तक? R1 से लेकर R2 तक। और हाँ सर, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 + 1, x की पावर -1 -2 + 1 -1। और हाँ सर, यानी कि RT इक्वल टू 1/4 पाई के -1/x लिमिट R1 से R2, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंसेस 1/4 पाई के 1/R1 -1/R2। और हाँ सर, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट ऑल डन, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट ऑल डन। क्या मेरी बात समझ आई? ऐसे ही एक और सवाल कराऊंगा, 1-2 सवाल और कराऊंगा ऐसे। डर लगेगा शुरुआत में, डरो मत, मैं करा रहा हूं ना, फील करो, ऐसे सवाल आते आ सकते हैं, स्टैंडर्ड हैं ये, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, हाँ, अच्छी रैंक लानी है तो ऐसा सब सीखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो ऐसे आगे और सवालों को बढ़ाऊंगा। फिर से 10th की बात रिवाइज करके रखो ताकि बातें समझ में आए। लड़ते रहो पर पढ़ते रहो और अपनी कहानी आगे बढ़ाते रहो। चलिए, बाय बाय, सी यू, सायनारा, टेक केयर।